बच्चों, क्लास 5 के बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग आपके कक्षा की हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। पाठ का नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो आपका प्रथम पाठ है। इसमें हम भाषा के बारे में, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा का क्या मतलब होता है? भाषा का अर्थ होता है हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, जो भाव व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मन के भावों की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। सशक्त मतलब बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। इसके बिना हमारा काम नहीं चलना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाव और विचार बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे के भाव व विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। हम जब तक इस अपने बात को दूसरों के सामने बोलकर, लिखकर प्रकट नहीं करते हैं, तब तक वह इंसान नहीं समझ सकता है। और उसके भाव और विचारों को जब तक हम नहीं सुनते हैं, तब तक वह अभी नहीं समझ पाता है, ना हम समझ पाते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे के भाव और विचारों को बोलना, समझना, समझाना, लिखना, ये सब भाषा के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा: भाव और विचारों के आदान प्रदान के सशक्त माध्यम के साधन को भाषा कहते हैं। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है, उसके बाद है भाषा के रूप। भाषा के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने बात को, अपने विचार को, अपने भाव को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं तथा दूसरे हमारी बात को सुनते हैं और समझते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब होता है कि किसी भी बात को हम लिख करके दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, उसको देते हैं। जैसे पत्र के द्वारा, लेटर, बहुत पहले तो लेटर ही था, पत्र के द्वारा हम दूसरे को अपनी भाषा समझाते थे। अब फ़ोन के ज़रिए हम लोग अपना मैसेज जो है वह लिख करके देते हैं। तो पत्र, समाचार पत्र हो गया, एग्ज़ाम वगैरह हम लोग का लिखित होता है, ठीक है, ये सब उसके उदाहरण हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का दूसरा अर्थ हुआ इशारों वाली भाषा। इसमें हम इशारों के द्वारा दूसरे प्राणी को अपनी बात को समझाते हैं या समझते हैं। हाँ में, ना में, सिर हिला करके, हाथ को हिला करके आदि। नेक्स्ट है, इसके बाद भाषा के बाद हम बोली के बारे में समझते हैं। भाषा का स्थानीय रूप बोली है कहलाता है। भाषा एक विस्तृत चीज़ है, विस्तृत साधन है, लेकिन बोली उससे थोड़ा सा उसी के अंतर्गत आता है। बोली का अर्थ होता है जो बोली में आप ये समझ सकते हो कि जैसे अवधी बोली है, भोजपुरी है, मैथिली बोली है, इन सारे चीज़ों को हम बोली बोलते हैं। पर भाषा में हिंदी आता है। हिंदी बोली में नहीं आएगा, हिंदी भाषा में आएगा। तो बोली स्थानीय होती है, ये क्षेत्रगत बोली जाती है। छोटे छोटे जैसे आप यहाँ मोतिहारी में हैं तो यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से बोला जाता है। थोड़ा और आप आगे जाओगे, बेतिया के आगे जाओगे तो वहाँ थोड़ा अलग बोला जाएगा। उसी प्रकार आप मिथिला में जाओगे तो वहाँ थोड़ी सी अलग बोली जाएगी। तो उसको हम बोली बोलते हैं। छोटे छोटे खंडों में बटी हुई क्षेत्रगत भाषाओं को बोली बोलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा।
बोली का नाम प्रायः स्थान के नाम पर ही रखा जाता है। जैसे मैथिली है, मिथिला की बोली है तो उसको मैथिली बोलते हैं। जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, कन्नौज या हरियाणवी। जब किसी बोली का अधिक प्रसार प्रचार हो जाता है तो उसमें साहित्य रचना भी होने लगती है और वह भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। यही भाषा संपूर्ण राष्ट्र के विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन होती है। हमारी हिंदी जो है वो राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। लिपि, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत होते हैं, संकेत चिन्ह होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इन्हीं संकेत चिन्हों को लिखने की विधि को, ढंग को, तरीके को हम लिपि कहते हैं। लिपि लिखने के तरीके या ढंग को बोलते हैं। नीचे कुछ भाषाओं तथा लिपियां दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे संस्कृत की देवनागरी हुई, संस्कृत और हिंदी दोनों की देवनागरी है, गुजराती की भी है और मराठी की भी है। इन चारों की एक ही लिपि है, देवनागरी लिपि। उसके बाद पंजाबी की बदल जाती है गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन हो जाती है। व्याकरण, व्याकरण के द्वारा ही व्यक्ति भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा में सुंदरता और रोचकता आ जाती है। परिभाषा, भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। जैसे कि हमको कैसे बोलना है शुद्ध रूप में, और हम जो अच्छा लिखेंगे, जो हम सही लिखेंगे, हम वैसा ही पढ़ेंगे, हम वैसा ही बोलेंगे। तो उस चीज़ का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है। परिभाषा हो गया। अब चलिए व्याकरण के भाग। व्याकरण के 4 भाग होते हैं। जैसे मतलब व्याकरण का जो आप इसको बोलिएगा, इसको खंड करके कैसे आपको समझाएं, अलग अलग करके कैसे आपको समझाएं, ये वही भाग है। व्याकरण का पहला पार्ट है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार और चौथा है रूप विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार शब्द की रचना वर्णों से होती है। आप सब लोग जानते ही होंगे कि जब भी किसी शब्द का निर्माण होता है वह 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से ही होता है। जैसे सीता, रीता, ठीक है, सुबह, शाम, तो इसमें 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्णों का क्या हुआ है? मेल हुआ है, मात्राओं का मेल हुआ है, तब जाकर के एक शुद्ध और सार्थक शब्द का निर्माण हुआ है। तो वर्ण कैसे बनता है? शब्दों को मिलने से। वर्ण विचार वर्णों के आकार, उच्चारण और वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार, प्रत्येक शब्दों के निर्माण, विकास, अर्थ का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। जैसे वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, ये आपके शब्द की परिभाषा है। तो उसके दौरान हम वर्ण जब मिलेंगे, एक से ज़्यादा वर्ण मिलेंगे, तब जाकर के शब्द का निर्माण होगा। और उस शब्द से हम एक वाक्य का निर्माण कैसे करेंगे, यह आपके विकास के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं खाना खाती हूँ, तो ये आपका क्या हो गया? 2-2 करके शब्द मिला और वह शब्द क्या बनाया? वाक्य बनाया। वाक्य विचार, प्रत्येक भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, विनय भोजन करता है, यहाँ विनय करता है, नाम जैसे कि बताएं आप लोगों को, भोजन कर्म है और
भोजन कर्ता, जो लास्ट में जो एक अंतिम शब्द आया है कर्ता, वह एक क्रिया है। तो वाक्य कैसे बनता है? जब हम कर्ता, कर्म और क्रिया को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक शुद्ध वाक्य बनता है। अगर हम इसको उल्टा पुल्टा करें, व्याकरणिक दृष्टि से इसको गड़बड़ करना चाहें तो करता है भोजन विनय, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए व्याकरण में वाक्य विचार को महत्व दी गई है। नेक्स्ट है रूप विचार। जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो कई बार उसके रूप में भी बदलाव आ जाता है। जैसे रवि के घर में एक अलमारी है, अलमारी में कपड़े आदि रखे हैं, यह 3 खानों की अलमारी है। कहने का मतलब है कि यहाँ अलमारी को 3 तरीके से बदला गया है। कैसे? कि घर में अलमारी है, ठीक है, अलमारी में कपड़े रखे जाते हैं, और अलमारी के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, यह उसमें बताया गया है। जैसे कमल, अगर नेक्स्ट आपको दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हैं तो कमल तालाब में खिलता है, ठीक है, कमल कीचड़ में खिलता है, कमल भगवान को चढ़ता है। तो इसमें कमल का कितना हम रूप ले लिए, वह तालाब में होता है, वह कीचड़ में भी होता है, और वह भगवान को चढ़ाया जाता है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। आपका जो भी अभ्यास दिया हुआ है वह अभ्यास का आप होमवर्क बना लेना।